नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज पटवार के टास्क टेस्ट की, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह एक पैसेज दिया गया था, और जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बताया है कि पैसेज सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप पैसेज के लिए पहले क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उन प्रश्नों की तलाश में पैसेज को पढ़ें। जब आप प्रश्न पहले पढ़ लेंगे और उसकी तलाश में पैसेज को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक उद्देश्य आपके सामने आ जाएगा कि पैसेज हमें क्यों पढ़ना है, और काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपको दिए थे। पहला प्रश्न आपको दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का सबसे अच्छा एक शीर्षक क्या हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ शीर्षक इसका क्या हो सकता है, यह बताना था आपको। तो यहाँ पे शीर्षक क्या है उसके लिए तो डेफिनेटली हम कुछ विचार कर ही नहीं सकते, यहाँ पे पूरा पढ़ना ही है आपको। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स है, मतलब चेचक जिसको बोलते हैं, तो व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन, जो चेचक के खिलाफ अभियान चलाया गया उसका लक्ष्य क्या था, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेचक के खिलाफ अभियान को चलाया गया था। फिर आपसे पूछा कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इस पैराग्राफ के अनुसार स्ट्रेटजी कौन सी थी जिसे यूज किया गया स्मॉल पॉक्स के फैलाव को रोकने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट करने का मतलब रोकना ही है, हटाना ही है। तो चेचक के स्प्रेड को हटाने के लिए, स्प्रेड को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया गया था, यह बताना है। एक आपको बताना था कि 11 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन। तो जो कैंपेन है, अभियान है, उसका जो इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 11 वर्ष के बाद क्या हुआ, यह बताना है। इसके बाद में आपको बताना था कि इट कैन बी इन्फर्ड दैट, कि पैसेज से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये सब कुछ चीजें आपको यहां पर देखनी थी। चलिए बात करते हैं, पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखो, इन मई 1966, 1966, मई 1966 की बात है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है, वॉज ऑथोराइज्ड टू इनिशिएट अ ग्लोबल कैंपेन। वॉज ऑथोराइज्ड का मतलब है इसको अधिकार दिया गया, WHO को अधिकार दिया गया, WHO को अधिकृत किया गया, किसके लिए, एक ग्लोबल कैंपेन चलाने के लिए, एक वैश्विक अभियान इनिशिएट करने के लिए। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। इनिशिएट का मतलब क्या है, शुरुआत करना। तो मई 1966 की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक वैश्विक स्तर पर अभियान की शुरुआत करने के लिए अधिकृत किया गया था। अभियान किसके लिए चलाना था, टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मीन्स आप यूं कह सकते हो कि रूट आउट करना, ठीक है। रूट आउट करने को बोलते हैं इरेडिकेट, जड़ से उखाड़ना। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का मतलब है चेचक। तो चेचक का उन्मूलन करने का अभियान चलाने के लिए WHO को अधिकृत किया गया था। मई 1966 की बात है। द गोल वॉज टू इरेडिकेट द डिजीज। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था बीमारी को जड़ से हटाने का, इरेडिकेट करने का, इन 1 डिकेड। और कितने समय में, 1 दशक में, मतलब 10 सालों के अंदर बीमारी को जड़ से हटा देना है, इसका उन्मूलन करना है, यह एक लक्ष्य रखा गया। बिकॉज सिमिलर प्रोजेक्ट्स फॉर मलेरिया एंड येलो फीवर हैड फेल्ड। अब कह रहा है क्योंकि ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए थे। 2 बीमारियां थी, एक येलो फीवर था, पित्त ज्वर जिसको बोलते हैं, मलेरिया था। तो इनके लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे वो असफल हो गए थे। इसलिए फ्यू बिलीव्ड दैट स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड। तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फ्यू था, इसका मतलब आप पढ़ेंगे कि किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि स्मॉल पॉक्स जो है उसको वास्तव में इरेडिकेट किया भी जा सकता है क्या, उसको वास्तव में उन्मूलन किया भी जा सकता है क्या। बट 11 ईयर्स आफ्टर, लेकिन 11 सालों के बाद, द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन, 11 सालों के बाद क्या हुआ, जो इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन था, मतलब जो शुरुआती एक संगठन था इसका कैंपेन का, नो केसेज वर रिपोर्टेड इन द फील्ड। मतलब यूं कह दीजिए इसको कि शुरुआत में जो इसकी व्यवस्था की गई थी, इसके 11 साल के बाद में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किए गए फील्ड में, ठीक है। मतलब इस फील्ड में कोई भी नया केस नहीं आया 11 वर्षों के बाद। 10 सालों की जो मुहिम इन्होंने चलाई, उस 10 सालों के बाद में रिजल्ट ये रहा कि बाद में कोई भी केस नहीं आया।
आगे इसमें कहा गया कि द स्ट्रेटेजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। मास वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? टीकाकरण। और मास वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? पूरे जन समूह पर किया गया टीकाकरण, पूरे मतलब बहुत बड़े स्तर पर किया गया टीकाकरण। तो कह रहा है द स्ट्रेटेजी, अब इसके पीछे रणनीति किस चीज की थी? रणनीति क्या थी? रणनीति ये थी कि नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन, ना केवल ये बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण करना चाहते थे, बट ऑल्सो, बल्कि रणनीति ये भी थी टू आइसोलेट पेशेंट्स। आइसोलेट का मतलब होता है अलग रखना, कि पेशेंट्स को अलग रखा जाए, रोगियों को अलग रखा जाए विद एक्टिव स्मॉल पॉक्स। वो रोगी, वो मरीज जिनको चेचक है उनको अलग रखा जाए। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि फिलहाल जो कोरोना का दौर बना हुआ है उसमें भी यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। जो मरीज है, जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, उससे दूरी बनाने की बात हम करते हैं, आइसोलेट करने की बात करते हैं, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड की बात हम करते हैं। ठीक ऐसा ही यहां पे था। तो यहां पे स्ट्रेटेजी केवल इतनी ही नहीं थी कि मास वैक्सीनेशन किया जाए, बल्कि यहां पे यह भी था कि पेशेंट्स को अलग रखा जाए। जो एक्टिव स्मॉल पॉक्स के शिकार थे, मीन जिनको चेचक था, उनसे दूर रखा जाए दूसरे लोगों को। इन ऑर्डर टू, कारण क्या था इसका? इसके पीछे उद्देश्य यह था कंटेन द स्प्रेड। कंटेन का मतलब होता रोकना, ठीक है। इसके पीछे लक्ष्य यह था कि ये बीमारी के फैलाव को रोकना चाहते थे, कि बीमारी आगे स्प्रेड ना हो, ट्रांसमिट ना हो, प्रसारित ना हो। इसके लिए यहां पे इनका ये प्रयास था। एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, और ये मानवीय ट्रांसमिशन की जो चेन है, कि इंसान से इंसान में फैलने की जो एक श्रृंखला बन रही थी, उसको ये तोड़ना चाहते थे, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब प्रसारण होता है, ट्रांसमिट से बनता है प्रसारण, ठीक है। आगे देखो, रिवॉर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स। तो जो भी व्यक्ति बताता कि स्मॉल पॉक्स का ये मरीज है, या फिर मान लीजिए खुद के लिए कह दिया कि भी मुझे ही स्मॉल पॉक्स का चेचक है, तो उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए। रिवॉर्ड्स का मतलब कुछ भी प्रोत्साहन राशि उनको दी गई। असिस्टेड, तो इस चीज ने असिस्ट किया, सहयोग किया, किस चीज में? इन मोटिवेटिंग द पब्लिक। पब्लिक को मोटिवेट करने में, लोगों को जगाने में, लोगों को प्रेरित करने में। टू ऐड हेल्थ वर्कर्स, है ना, कि लोग जो हैं वो मतलब यहाँ पे सहयोग करने लग गए थे। हेल्थ वर्कर्स का, जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे उनकी हेल्प करने लग गए थे, क्योंकि उनको लालच मिल गया था कि उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा अगर वो सूचना देते हैं, रिपोर्ट करते हैं तो। इसके बाद 1 by 1, एक एक करके, ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम वॉज सॉर्ट आउट। सॉर्ट जो होता है दोस्तों, ये होता है सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सॉर्ट होती है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? सॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तलाशना, चाहना, तलाशना, चाहना, मांगना, ये सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। वो आपको डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, उसके आधार पर हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं एक एक करके हर एक स्मॉल पॉक्स का जो विक्टिम था, स्मॉल पॉक्स विक्टिम का मतलब हो गया जिसको चेचक हुआ था, विक्टिम का मतलब शिकार होता है, वो सॉर्ट आउट। तो एक एक करके हर एक रोगी को मतलब बाहर निकाला गया, तलाशा गया। रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद अदर्स, उसको दूसरों के संपर्क से हटाया गया। रिमूव का मतलब एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो दूसरों के संपर्क से हटाया गया। एंड ट्रीटेड, और उसका इलाज किया गया। एट द सेम टाइम, और उसी समय मतलब साथ साथ में एक काम और हुआ। द एंटायर विलेज वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड, पूरा का पूरा गांव जहां पे वो विक्टिम रहा करता था, रहता था, जो गांव उस विक्टिम का था, जहां उस विक्टिम मतलब जो व्यक्ति शिकार था चेचक का, चेचक जिसको हो गया था, इन्फेक्टेड हो गया था, उस पूरे के पूरे गांव को भी वैक्सीनेट किया गया, उस पूरे के पूरे गांव को भी टीकाकरण करवाया गया। टुडे, आज की अगर बात करें तो स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट। आज स्मॉल पॉक्स जो है वो कोई खतरा नहीं रह गया है टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आज चेचक से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, मानवता के लिए खतरा नहीं है। रूटीन वैक्सीनेशंस, इसका मतलब है दिनचर्या के हिसाब से, मतलब इसका रूटीन के अंदर अगर टीकाकरण करवाया जा रहा है, हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड। अब पूरे विश्व भर में रूटीन से जो टीके लगते थे अब उनको रोक दिया गया है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, इसको इरेडिकेट कर दिया गया बीमारी को। तो ये आपका एक पैसेज था। अब देखिए प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा शीर्षक ये हो सकता है कि WHO। सबसे पहली बात तो हमने बात ही किसकी कही है? स्मॉल पॉक्स की बात की है, तो WHO की बात थोड़ी ना की हमने।
फिर हमने कोई दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज की बात नहीं की है, हमने स्मॉल पॉक्स की बात की है। इन दो में से कौन सा होगा? एक तो है स्मॉल पॉक्स का, चेचक का उन्मूलन, और एक है स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण। तो बात हमने किसकी की है? स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की बात की है। आपका आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि कैसे इरेडिकेट किया गया, क्या प्रोसीजर्स यूज किए गए, कौन कौन से तौर तरीके आजमाए गए जिससे कि इस बीमारी को जड़ से हटा दिया गया, उखाड़ लिया गया, इसके लिए आपका आंसर बी एप्रोप्रिएट है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो कह रहा है कि लक्ष्य क्या था, जो अभियान चलाया गया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, उसका लक्ष्य क्या था? पहला दे रखा है, क्या लक्ष्य यह था कि वो डिक्रीज करना चाहते थे इसका फैलाव, जो स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व भर में ये फैल रही थी बीमारी, चेचक जैसे कि कोरोना आज फैल रहा है पेंडेमिक के रूप में, वैसे ये पेंडेमिक बन चुकी थी। तो क्या इसके फैलाव को कम करना? लक्ष्य कम करना नहीं था, लक्ष्य था इरेडिकेट करना, पूरी तरीके से उखाड़ देना, जड़ से ही खत्म कर देना। तो ये तो नहीं आएगा। टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, बिल्कुल यही लक्ष्य था। एक डिकेड कह रखा था ना, आप देखो ये लाइन देख सकते हो, यहां पे दे रखा था आपको कि ये एक डिकेड के अंदर कहा गया कि एक डिकेड के अंदर खत्म करने की इसको बात की गई थी। देख सकते हो, देखो इसको कि भाई ये यहां पे कहा कि WHO का अधिकृत किया गया, फिर कहा लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि इरेडिकेट करना इस बीमारी को, और कितने समय में? एक डिकेड में, एक दशक में। तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पे आंसर करेंगे बी, कि लक्ष्य ये रखा गया था कि चेचक को पूरे विश्व भर में 10 सालों में हटा दिया जाए, पूरी तरीके से रूट आउट कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए। तीसरा प्रश्न था, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। इस पैसेज के अनुसार ऐसी कौन सी रणनीति थी जो स्मॉल पॉक्स के फैलाव को एलिमिनेट करने के लिए, इसके स्प्रेड को खत्म करने के लिए अपनाई गई? तो क्या यह स्ट्रेटेजी थी कि पूरे के पूरे गांव का वैक्सीनेशन किया गया? क्या यह स्ट्रेटेजी थी ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम, कि जिसको रोग है केवल उसी पर इलाज आजमाया गया? या फिर ये कि भाई विक्टिम्स को आइसोलेट किया गया, जो शिकार थे स्मॉल पॉक्स के उनको अलग रखा गया दूसरे लोगों से, स्वस्थ लोगों से, एंड मास वैक्सीनेशन, और बहुत बड़े स्तर पर मास वैक्सीनेशन किया गया? बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये तब होता, ये ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यहां पे ये दे रखी है कि मास वैक्सीनेशन का मतलब यही हो गया ना कि जो इन्फेक्टेड है, जो विक्टिम है, उसके पूरे गांव को भी वैक्सीनेट किया गया। ये सब बातें हमने की, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इसमें आप शामिल कर सकते हो इस चीज को, इसलिए आपका आंसर होगा सी। तो सी में क्या है कि विक्टिम्स को आइसोलेट किया गया और मास वैक्सीनेशन किया गया, बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण किया गया। आगे देखो, 11 ईयर्स आफ्टर भी जो शुरुआती जो इस कैंपेन को जो स्थापित किया गया था ना, इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया, उसके 11 साल के बाद में क्या हुआ? 11 साल के बाद स्मॉल पॉक्स वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। क्या 11 साल के बाद ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई थ्रेट नहीं रह गया, खतरा नहीं रह गया? नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड, कोई केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए इस फील्ड में। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर चेंज द स्ट्रेटजी, ये तो होगा ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ने रणनीति को बदल दिया। मोर नंबर ऑफ पीपल हैड बीन विक्टिमाइज्ड, अधिक संख्या में लोग यहाँ पे शिकार हुए चेचक के, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। इन दो की तो बात थी। तो 11 साल के बाद वाली लाइन को उठा के लेके आएंगे। देखो आप ये यहाँ पे देखेंगे 11 साल के बाद, देखिए कहां पे था, 11 ईयर्स के बाद की बात थी। तो यहां जो बात दे रखी है, देखिए यहां पे दे रखा टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये तो बात दे रखी है, वो 11 ईयर्स वाली बात नहीं दे रखी है। 11 ईयर्स वाली बात जहां पे है वो आपका आंसर होगा। तो यहां देखो एक तो दे रखा था डिकेड के लिए, और ये दे रखी है लाइन 11 ईयर्स वाली कि 11 ईयर्स के बाद में। तो कह रहा है कि few believed that smallpox could be eradicated, but 11 years after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. ये देखो 11 साल के बाद में कोई भी नया केस इस फील्ड में नहीं आया, तो आपका आंसर ये होगा। इसलिए आप नंबर 4 में क्या लगाएंगे, बी। और एक अंतिम था, इट कैन बी इन्फर्ड दैट, इस पैसेज से आप क्या एक निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो निष्कर्ष ये है क्या कि नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, कि इस साल कोई केस नहीं आया। हम इस साल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या ये निकाल सकते हो क्या कि मलेरिया और येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड? ये तो ये था कि इन दोनों बीमारियों को सही तरीके से इनका इरेडिकेशन नहीं हुआ, तो लोगों को लगता था कि इसको भी कैसे करोगे इरेडिकेट, नेगेटिव रिजल्ट मिले थे इसके अंदर। तीसरा दे रखा है स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट द डिजीज। ये नहीं होगा
कि चेचक के जो रोगी हैं वो मरते ही नहीं है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या जब वो कह सकते हो इस बीमारी के संपर्क में आते हैं। और स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर ये है क्या कि स्मॉल पॉक्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। देखो अब यहां पे 4 में से आपको आंसर करना है, तो आप ये तो काट दो, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तो हमने क्या देखा था कि भी ट्रांसमिट तो हो ही सकता है, इसीलिए तो रोगियों को अलग रखा गया स्वस्थ लोगों से। फिर इन 3 में से देखोगे तो 3 में से ए तो नहीं आ सकता, या बी देखो, बी में हैव बीन एलिमिनेटेड, स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्टैक्ट द डिजीज, ये हो सकता है फिर आंसर, ये 2 काट सकते हैं। क्योंकि अब एक बताया था ना कि अब मानवता के लिए खतरा नहीं है, ये कॉन्टैक्ट करना भाई, ये आंसर आ जाएगा कि स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स जो हैं जिनको ये चेचक हुआ है वो अब नहीं मरते हैं जब वो इस बीमारी के संपर्क में आते हैं, ये नहीं है अब नहीं मरते हैं, पहले तो मरते ही थे। तो ये कह रहा है कि नो लॉन्गर दे रखा है ना, तो अब नहीं मरते, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। आपका आंसर ये होगा, क्योंकि कहा था कि अब ये एक मानवता के लिए खतरा नहीं रह गया है, ये दे रखा था, तो सी आपका आंसर होगा। फिर देखिए कुछ कॉमन एरर के प्रश्न थे, तो सुरभि एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट दे हैव वन द मैच बाय 6 विकेट्स, इसमें बताना था कि एरर कौन से पार्ट में है। एरर यहां पे जो थी वो थी हैव नहीं आएगा, यहां पे हैड आएगा। कारण क्या है समझिएगा, ये नरेशन का प्रश्न था। सबसे पहली बात टॉपिक कौन सा था, तो नरेशन से ये एक एरर थी, आप नरेशन भी कह सकते हैं इसको, आप इसको वर्ब संबंधी गलती भी समझ सकते हैं। आप समझिएगा यहां पे एक्सक्लेम दे रखा है, तो ये कौन सी फॉर्म है, V2 है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो फिर आगे वाले पार्ट में पास्ट में ही चलेगा, तो हैव के स्थान पर यहां पे हैड आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये भी प्रश्न था वो नरेशन से ही था, और यहां पे सीक्वेंस संबंधी गलती थी एक, कि देखो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि हाउ फार हैड ही कम, ये होगा ही हैड कम, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिया कर्ता से पहले तभी आएगी जब या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या तो सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा, तब आएगी, और या फिर ये तब हो सकता है जब सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो किया गया हो। इन्वर्जन का मतलब क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले हुआ हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहां देखो आप समझ सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ना ही हमें इन्वर्जन की जरूरत है, मतलब क्रिया को कर्ता से पहले लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, ही हैड कम, क्या कर दोगे, ही हैड कम, ये करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, इट बिलीव दैट झिंगुर बाबू वॉज वेरी रिच इन द विलेज। अगर बात करें कौन से टॉपिक से है, तो वॉइस टॉपिक का एक प्रश्न है ये। इट बिलीव्ड, देखो बिलीव यहां पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इट तो कोई काम कर ही नहीं सकता वैसे भी, है ना। सब्जेक्ट का मतलब मैं डूअर पूछ रहा हूं, मैं वो पूछ रहा हूं जो काम करने वाला है, तो यहां पे बिलीव का सब्जेक्ट, बिलीव को करने वाला तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो इट इज बिलीव्ड या इट वॉज बिलीव्ड, तो ऐसा विश्वास था कि झिंगुर बाबू जो है वो गांव में बहुत ही अमीर थे, तो इट वॉज बिलीव्ड कर सकते हो, पैसिव वॉइस बनाना है इसको, ये एक्टिव वॉइस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा कि जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो वर्ब से पहले आता है। आगे बढ़े, ऑन माई रिक्वेस्ट, ये आर्टिकल का प्रश्न है। सबसे पहली बात तो कह रहा है ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर ललित ने मुझे परिचय करवाया अपने मित्र से, वो मित्र जो कि सिंगर और साइंटिस्ट है। सबसे पहली बात, मित्र कितने हैं, एक है, फ्रेंड एक ही है। जब एक ही मित्र के आप 2 यहां पे बता रहे हो प्रोफेशन की, सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो याद रखिएगा जब एक की ही बात करते हो तो वहां पे आर्टिकल जो है, जो पहले वाला आपने बताया है वहां लगेगा, तो अ सिंगर लगेगा, साइंटिस्ट से पहले ए जो है वो हट जाएगा, यहां से ए जो है वो हट जाएगा। अगर एक की ही बात करते हो, 2 की बात करोगे तो दोनों से पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है आपको, लेकिन जब बात एक की करते हो तो एंड से पहले जो शब्द होता है ना, नाउन होती है, उससे पहले आर्टिकल लगता है, याद रखेंगे। आर्टिकल का प्रश्न था। और एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया कि दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन, तो ये जो कस्बा है ये ज्यादा मतलब प्रसिद्ध नहीं है, वेल नोन का मतलब फेमस, और देयर इजंट मच टू सी, और देखने लायक भी कुछ नहीं है, इसीलिए टूरिस्ट आते ही नहीं है। बहुत सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई चीज फेमस नहीं है, टूरिस्ट कहां आते हैं, पर्यटक कहां आते हैं, जहां पे वर्थ सीइंग प्लेसेस होते हैं, जहां पे देखने योग्य स्थान होते हैं, लेकिन देखने योग्य स्थान नहीं है, वर्थ विजिटिंग कुछ है ही नहीं, तो फिर आएंगे क्यों, इसका मतलब नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ए हटाना पड़ेगा। जब आप ए को हटाते हैं तब जाके वो नेग्लिजिबल की श्रेणी में आता है, नगण्य की श्रेणी में आता है, तो अ फ्यू की जगह पे फ्यू टूरिस्ट कम हियर, ये बनाना पड़ेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन था इस टास्क टेस्ट का। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आपको आ गया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस
बनाए रखें, पैसेज को हर दिन आप सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसेज अगर आप अच्छे से कर दोगे तो ये सब चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं जल्दी किसी और सेशन में नेक्स्ट टास्क टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।